स्वागत है आप सबका झारखंड स्टडी की इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 जिसका नाम है राजनीतिक विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए कौन नंबर में है, गुप्त वंश के शासन को खाली जगह युग का काल कहते हैं। तो गुप्त वंश के शासन को कौन से युग का काल कहते हैं भाई? स्वर्ण युग। कौन युग? तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर स्वर्ण युग। ठीक, स्वर्ण युग का काल कहते है ना, स्वर्ण युग का काल कहते हैं। ठीक, देखिए ख में है समुद्रगुप्त को भारत का खाली जगह कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? देखिए ग नंबर में है बानभट्ट खाली जगह के दरबारी कवि थे। बानभट्ट खाली जगह के दरबारी कवि थे। तो खाली जगह में क्या बदलेगा? बानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक, हर्षवर्धन। घ नंबर में देखिए पल्लवों की राजधानी खाली जगह थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी भाई? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक, पल्लवों की राजधानी खाली जगह में क्या भर लीजिएगा? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अब वहां में देखिए दक्षिण भारत में खाली जगह और खाली जगह तीन तरह के गांव थे। तो दक्षिण भारत में एक खाली जगह में भरिएगा उर, सभा और नगरम। तीन तरह के गांव थे। क्या क्या भरिएगा भाई? उर, सभा और नगरम। ठीक, पहला खाली जगह में उर भर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा खाली जगह में क्या भरना है आपको? सभा। क्या भरना है? सभा। और तीसरा खाली जगह में आपको भरना है क्या? नगरम। दक्षिण भारत में तीन प्रकार के गांव उर, सभा और नगरम। चलिए इस प्रकार से आपका खाली जगह खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए हरिसेन ने गौतमीपुत्र सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति अभिलेख बोलता है हरिसेन की गौतमीपुत्र सतकर्णी के प्रशंसा में लिखा गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी में जीपीएस, तो ये गलत है। गौतमीपुत्र सतकर्णी किसका शासक था भाई? तो आपका सातवाहन का शासक था। लेकिन हरिसेन किसका दरबारी था? आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो हरिसेन किसके प्रशंसा में प्रशस्ति अभिलेख लिखा था? तो समुद्रगुप्त का प्रशंसा में। ठीक, गौतमीपुत्र सतकर्णी के प्रशंसा में नहीं लिखा था। तो यह जो है वो क्या है आपका? गलत है। ठीक, पल्लवों की राजधानी एहोल थी। पल्लवों की राजधानी बोलता है एहोल थी। तो क्या यह कथन सही है? नहीं, गलत है। कैसे? यहाँ पर आप गलत कर दीजिएगा। कैसे भाई? पल्लवों की राजधानी एहोल नहीं थी, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक, अब देखिए गौ नंबर में दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती है। ठीक है, यही सही है। दक्षिण भारत की स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती थी। ठीक, देखिए घ नंबर में है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। ये सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की ही रचना है। ठीक, देखिए वा नंबर में है हर्षचरित नामक कृति जो है बानभट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो ये सही है। बानभट्ट कौन था? हर्षचरित का दरबारी कवि था और इसने एक उसके द्वारा ही रचयिता किताब का क्या नाम है? हर्षचरित। इसने दो किताब लिखा था, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। ठीक, तो बानभट्ट द्वारा ही लिखा गया था हर्षचरित नामक कृति। ठीक, तो यह भी कथन क्या है आपका? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है गुप्त काल के प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो गुप्त काल का जो प्रशासनिक विशेषता था वो क्या था, उसके बारे में लिखने बोलता है। ठीक, तो गुप्त काल की प्रशासनिक विशेषता इस प्रकार है। देखिए एक नंबर में लिख लीजिएगा। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी कहाँ आपको मिलेगा? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक, कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी भाई? कौशाम्बी थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व था, या 1/6 हो सकता था। मतलब अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब होता है भूमि कर। ठीक, जो किसान खेती करता था उस पर कर लेता था, उसी से क्या होता था? राजा का अर्थव्यवस्था सुधार होता था। और यह जो कर होता था 1/6 भाग, मतलब उपज का 1/6 भाग ले लेता था। ठीक, यदि आपके यहाँ पर 36 किलो गेहूं हुआ तो 6 किलो कौन ले लेगा? राजा ले लेगा। किस रूप में? कर के रूप में। ठीक, अब देखिए सी नंबर में इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होता था और देश का सर्वोच्च राजा होता था। ठीक, तो शासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी भाई? देश होती थी शासन की सबसे बड़ी इकाई। और देश का सर्वोच्च कौन होता था? राजा होता था। ठीक, देश का सर्वोच्च राजा होता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई, देखिए सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी।
क्या थी आपको सबसे छोटी इकाई गांव थी ना, जो ग्रामिक के अधीन रहता था। जो किसके अधीन रहता था? ग्रामिक के अधीन रहता था, ठीक। यानी गांव का प्रधान, गांव का मालिक कौन होता था? ग्रामिक होता था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। देखिए ई नंबर में, इस समय शासन का सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य होता था, जो वर्तमान में डीएम का पद है, ठीक। मतलब शासन का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था? अमात्य होता था, कुमार अमात्य, जैसे वर्तमान में डीएम है, ठीक। डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता है, जिला का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, उसी प्रकार जो शासन का उस समय का जो प्रमुख अधिकारी था वो कौन था? कुमार अमात्य था, ठीक। सेना का सबसे हेड होता था, मतलब राजा जो भी निर्णय लेता था इस कुमार अमात्य की सहायता से ही लेता था, ठीक। यानी शासन का एक प्रमुख अधिकारी था। देखिए एफ नंबर में, शासन कई प्रांतों पर विभक्त था, जिस पर अधिकतर नियंत्रण राजकुमार का होता था, ठीक। शासन जो है कई प्रांतों पर विभक्त था, मतलब कई राज्यों पर विभक्त था। जैसे देश, अभी देश, हम लोग का देश कितने राज्यों पर विभक्त है? 28 राज्यों पर। उस समय एक बड़े एरिया पर राजा का क्या होता था? शासन होता था। उसमें भी कई कई प्रांत पर क्या था? विभक्त था ना, कई प्रांतों पर क्या था? विभक्त था। मान लीजिए इस तरह का विभक्त है, ये एक प्रांत हो गया, ये एक प्रांत हो गया, ठीक। तो इस तरह प्रांतों पर क्या था? विभक्त था, ठीक। देश शासन जो है कई प्रांतों पर विभक्त था, जिस पर नियंत्रण अधिकतर किसका होता था? राजकुमार पर होता था। यदि एक राजा का 5 बेटा है और 5 प्रांत है तो 5 जगह पर राजा को बेटा को बैठा दिया जाता था, राजकुमार का ही नियंत्रण होता था, ठीक। अधिकतर नियंत्रण किसका होता था? राजकुमार का होता था। यदि राजकुमार नहीं होता था तो राज परिवार का कोई उस जगह पर शासन करता था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? अभी हम लोग क्या किसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखे पीछे में? गुप्त काल की ना, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था देखे। आप किसका देखेंगे? पल्लव का, जो दक्षिण भारत का एक क्या था? राजवंश था, ठीक। तो पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है, निम्नलिखित है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। में है, राजा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च होता था। राजा जो होता था वो सर्वोपरि होता था, ठीक। पल्लव राजा ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर कार्य किया। पल्लव का जो अधिकतर राजा आया वो क्या था? प्रजा के हित यानी प्रजा पालन के सिद्धांत पर कार्य किया, मतलब वैसे वैसे कार्य को बढ़ावा दिया जिससे प्रजा यानी जनता का क्या हुआ? कल्याण हुआ, जनता का हित में हुआ, ठीक। देखिए बी नंबर में है, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं बाहरी आक्रमण से राजा की सुरक्षा करने, देखिए बी में देखिए, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य था, ठीक। राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, किसको? शांति व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब राज्य में किसी प्रकार का अशांत ना हो, कलह ना हो, जो पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था बने रहे, राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह ना हो, तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी, ठीक। और कोई बाहरी आक्रमण ना करे, मानी यदि बाहरी आक्रमण कर भी दिया तो उसका बचाव किसकी जिम्मेदारी होती थी? राजा का जिम्मेदारी होता था, राजा का प्रमुख कार्य होता था, ठीक। देखिए आप सी नंबर में, पल्लव की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। पल्लव की जो थल एवं जल सेना थी वो काफी मजबूत थी, ठीक। पल्लव कहाँ था भाई? पल्लव इस जगह पर था। देखिए यहाँ पर आपको पांड मिलेगा, चेर मिलेगा। इस जगह पर केरल में क्या मिलेगा? चेर। आपको तमिलनाडु के एरिया में मिडिल, यहाँ पर आपको पांड वंश का मिल जाएगा, और पल्लव वंश यहाँ पर था। चोल वंश के बाद पल्लव वंश का उत्पत्ति हुआ, ठीक। यानी तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसका शासन था? पहले पल्लव वंश का, ठीक। तो पल्लव का जो था, देखिए ये तो समुद्र के किनारे इधर पानी था पूरा, आप देख लीजिएगा भारत का नक्शा, तो इधर पूरा पानी मिलेगा, और यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु है ना, और यहीं पर क्या था? पल्लव वंश का साम्राज्य था यहाँ पर, ठीक। तो पल्लव वंश के साम्राज्य में क्या था? जल से सटा था, तो वहां पर जल सेना तो होगा ही भाई। देखिए इसका जो जल सेना और थल सेना था वो काफी मजबूत था, ठीक। अब देखिए डी नंबर में, राजा की एक मंत्री परिषद होती थी। राजा की क्या होती थी? एक मंत्री परिषद होती थी, जो विभिन्न निर्णय लेने में राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे, ठीक। राजा का क्या होता था? एक मंत्री परिषद। प्रत्येक राजा का, कोई भी राजा होता था उसका कोई एक प्रमुख होता था, या तो मंत्री परिषद होता था, या तो पीछे पड़े कि कुमार अमात्य एक प्रमुख अधिकारी था जिसके सहायता से वो कोई भी निर्णय लेता था। यहाँ पर मंत्री परिषद। आप फिर दिल्ली सल्तनत काल में जाएंगे तो वहां पर इल्तुतमिश ने चालीसा दल को प्रारंभ किया था। तो बहुत सारे राजा लोग एक विशेष संगठन का क्या लेता था? निर्णय लेता था, जिसका अलग अलग नाम देते थे, ठीक। तो यहाँ पर क्या नाम दिया था? मंत्री परिषद। यही आप दिल्ली सल्तनत में जाएंगे तो आपको कौन सा नाम देखने को मिलेगा? चालीसा दल, ठीक। तो राजा की एक मंत्री परिषद होती थी, जो विभिन्न निर्णय लेने में राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे। यह भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका ई नंबर में क्या है?
ए नंबर में है कृषि उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कृषि उपज का, वहां पर भी गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था में भी देखिए कि कृषि का उपज जितना होता था उसमें 1/6 भाग कर के रूप में ले लिया जाता था। उसी प्रकार आप पल्लव वंश में भी देखिएगा तो कृषि, देखिए जो कर होता है वही तो राज्य का अर्थव्यवस्था होता है ना। यदि आप कर ही नहीं लेंगे तो फिर राजा राजपाट कैसे चलेगा, राजा का तो फिर अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगा, फिर बाहरी आक्रमण कर देगा, फिर उसके पास राजा के पास पर्याप्त मात्रा में सेना नहीं रहेगी तो फिर उसे अपना राज्य खोना पड़ेगा ना। तो उस कंडीशन से बचने के लिए राजा क्या करता था, वहां के किसानों से 1/6 भाग कर के रूप में लेता था ताकि इसका अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, सैन्य संगठन मजबूत रहे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आप आगे। ये 5 में है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए किन किन करों का उल्लेख किया है। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये काफी विद्वान यात्री था। मतलब यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा कंपटीशन जीएस में पूछता है, आप याद रखिएगा। जो यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, ह्वेनसांग को कहते हैं। क्यों भाई, यही एकमात्र ऐसा यात्री था जिन्होंने अध्ययन का भी काम किया और अध्यापन का भी काम किया। ठीक, मतलब ये स्टूडेंट भी रहा और शिक्षक भी बन गया। कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है, कहाँ पर, बिहार में आपको देखने मिल जाएगा, नालंदा में। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, वहां पर आपको नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिल जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था, ह्वेनसांग आया था और वहीं पर क्या शिक्षा प्राप्त किया था, बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा की शिक्षा को प्राप्त किया था। ठीक, तो ह्वेनसांग ने जहाँ कहाँ पर भाई बौद्ध धर्म का ब्रजियान शाखा का शिक्षा प्राप्त किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, एक समय यह वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में क्या बनकर आया, स्टूडेंट बनकर आया, वहां पर शिक्षा प्राप्त किया और आगे चलकर वहां पर क्या बन गया, शिक्षक बन गया। यानी हर्षवर्धन जो था अध्ययन का भी काम किया और अध्यापन का भी काम किया, इसलिए हर्षवर्धन को ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग कहाँ का था, चीन का था। चीनी एक यात्री था। ठीक, यह बहुत ही फेमस यात्री था। इसने ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक, और हर्षवर्धन उस समय का क्या था, राजा था। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। ठीक, और उसके लिए हर्षवर्धन ने बहुत सारी क्या लिखी किताबें लिखी ना, हर्षवर्धन की चर्चा जिसमें मिलती है। ह्वेनसांग ने बहुत सारी किताबें लिखी, रचनाएं लिखी जिसमें किसकी चर्चा मिलती है, हर्षवर्धन की चर्चा मिलती है। तो बोलता है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए किन कार्यों का उल्लेख किया है। मतलब देखिए, आप किताब लिखेगा तो उसकी जीवनी के बारे में लिखेगा ना, तो उसमें यह भी लिखा है कि हर्षवर्धन जो है अपने राज्य में कितने प्रकार के कर लेते थे। ठीक, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा इसमें जो 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। यानी हर्षकालीन ताम्र पत्रों में 3 करों का उल्लेख मिलता है। ठीक, पहला देखिए, भाग भूमि कर था। भाग क्या था, भूमि कर था। यह राज्य की आय का प्रधान साधन था। देखिए, भूमि कर किसी भी राज्य का एक प्रमुख साधन या तो प्रधान साधन होगा। ठीक, भूमि कर सभी राजा लेता है, सभी राज्य को लेना ही पड़ेगा ताकि उसका सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब कुछ मजबूत रहे। ठीक, तथा कृषकों से उनकी उपज का 6वां भाग लिया जाता था। देखिए, वहां पर भी 6 भाग, यहाँ पर भी 6 भाग। और दूसरा में देखिए, हिरण्य नगद लिया जाता था। एक नगद कर था। हिरण्य कैसा कर था भाई, एक नगद कर था, नगद लिया जाता था जिसे व्यापारी देते थे। जिसे कौन देते थे, व्यापारी देते थे। और तीसरा में है क्या है, बलि। ठीक, बलि। इस प्रकार के विषय में देखिए, इस कर के विषय में, बलि के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिला है। ठीक, ज्यादा प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक धार्मिक कर था। कौन, बलि जो था एक कैसा कर था भाई, धार्मिक कर था, लेकिन इसके बारे में उतना ज्यादा प्रमाण नहीं मिला, ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बलि एक किस प्रकार का कर था, धार्मिक कर था। तो इस 3 प्रकार के कर का उल्लेख मिलता है किसके, ह्वेनसांग की किताब में। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया, साथ ही साथ आपका चैप्टर 10 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 11 जो आपकी क्लास 6 के हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा और आपका क्लास 6 का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे चैप्टर 11। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।